दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे स्कूल स्टूडेंट को लेकर है जिसने स्कूल में बुली होने की वजह से सुसाइड कर लिया है। लेकिन अब उसकी मौत एक जबरदस्त मिस्ट्री क्रिएट कर देती है, क्योंकि उसने मरने के पहले सुसाइड नोट में विक्टिम्स का नाम लिखा होता है। और अब ये सुसाइड नोट किस तरीके से उसके दोस्तों के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर देती है, यही सब जानेंगे आज की हम इस शानदार मूवी की कहानी में। तो आइए अब बिना किसी देरी के सुसाइड केस को सॉल्व करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बोट पे जाते हुए एक मछुआरे को दिखाया जाता है जो कि नदी में एक लड़के की बॉडी को देख लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कैंग हैंगवेल नाम के एक लॉयर पे जाता है जो कि अपने क्लाइंट से बातें कर रहा होता है। बाद में हैंगवेल जब बाहर बेंच पे बैठा होता है तो उसे उसके बेटे के स्कूल से कॉल आता है। वो जब स्कूल जाता है और जब वो प्रिंसिपल रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर और भी 3 बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया हुआ है। प्रिंसिपल जब यहाँ पे आता है तो वो सबको बताता है कि पुलिस का आज सुबह उनके स्कूल को एक कॉल आया था जिसमें उन्होंने क्लास 8 के जियोन वू नाम के एक बच्चे को बेहोशी की हालत में नदी में पाया। और पुलिस को लगता है कि ये एक सुसाइड केस है। लेकिन जियोन वू की टीचर को उसका एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन चारों के बेटे का नाम लिखा हुआ है। उस सुसाइड नोट में लिखा होता है कि वो बहुत लंबे टाइम से बुली होते हुए आ रहा है और योनजू, पार्क, जियोंग और कैंग हमेशा उसे बुली करते आ रहे हैं। इस बात पे योनजो के फादर उस टीचर पे भड़क जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका बेटा ये कभी भी नहीं कर सकता, बल्कि उसका बेटा काफ़ी अच्छा है और वो समाज सुधार का काम भी करता है जिसमें वो खुद के पैसे भी दान करता है। वहीं इसके बाद का सीन उसी लड़के की तरफ शिफ्ट होता है जो कि मूवी की शुरुआत में हमने नदी में देखा था। इसी लड़के का नाम जियोन वू है जो कि अभी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और उसी एक मछुआरे ने उसे नदी से उठा लिया था। अब आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स का नामकरण करते हैं। तो अब से हम यूनजोई को युवान, जियोंग को जगदीश, कैंग को कुलदीप और पार्क को पार्की कहेंगे। साथ ही उनकी टीचर जियोन गुक को जिया और विक्टिम जियोन वू को जियान कहेंगे। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रिंसिपल सबको बताता है कि अब उनके बेटों से भी पूछताछ की जाएगी। वहीं इस स्कूल में आज से पहले ऐसी घटना कभी भी नहीं हुई थी, तो ये स्कूल की रेपुटेशन को खराब कर सकता था। तो प्रिंसिपल जिया को अपने रूम पर बुलाता है और उससे वो सुसाइड नोट ले लेता है, ये कह के कि उनके स्कूल में कुछ भी चीज़ बच्चों से लेना उनकी पॉलिसी में नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसकी माँ भी अब वहाँ पर आ चुकी होती है। उसकी माँ उसे उठाने की लाख बार कोशिश करती है और कई कोशिश के बाद उसे समझ आता है कि उसके बेटे की हालत सच में काफ़ी क्रूशल है। इधर अब इन चारों के पेरेंट्स एक हो जाते हैं ताकि उनके अपने बच्चों को कोई भी आंच ना आए और ये साथ मिलकर सोचने लगते हैं कि कैसे वो सब इन्वेस्टिगेशन से बचे, क्योंकि इन्हें पता है कि जियान अभी भी अनकॉन्शियस है और अगर वो ठीक हो गया तो वो सबको सच उगल देगा और अगर वो मर भी गया तो भी उनसे इन्वेस्टिगेशंस होगी। तो क्यों ना वो अभी से सारे सबूत मिटाने पे लग जाएं ताकि उनके अपने बेटों का फ्यूचर खराब ना हो। यहाँ पर कुलदीप के पिता को जिया मैम से पता लगता है कि कुलदीप और जियान रूममेट थे, तो वो अपने बेटे को इस बारे में पूछता है। वहीं युवान के पिता भी युवान को वार्निंग देते हैं कि वो हर बार ऐसे कामों में फंसा है, लेकिन अगर अब आगे से ऐसा हुआ तो फिर उसकी खैर नहीं है। अब जब जियान और कुलदीप रूममेट थे तो कुलदीप के पिता हॉस्टल में अपने बेटे के रूम पर जाते हैं, जहां पर सच्चाई जानने के लिए कुलदीप के पिता जियान के फ़ोन को चेक करते हैं जो कि लॉक्ड होता है। तो उसके पिता बाहर से ये अनलॉक करवा देते हैं, जिसके बाद वो जियान के ग्रुप की चैट पढ़ने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी खास ऐसा उसमें नहीं पाते। अब कुलदीप के पिता युवान के पिता से मुलाकात करते हैं और उन्हें भी वो सारी ग्रुप चैट दिखाते हैं, लेकिन स्क्रॉल करने पे युवान के पिता एक बेहद झकझोर करने वाली वीडियो देख लेते हैं जिसमें कुलदीप को छोड़ उन तीनों के बच्चे जियान को बुरी तरीके से बुली कर रहे हैं। वो सब उसे नेकेड करके उसके सर पे बोतल से वार कर रहे हैं। ये देख इन चारों के पेरेंट्स के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्कूल में आ जाती है तो जिया उनसे जियान के केस के बारे में पूछती है। तो पुलिस वाले उसे बताते हैं कि जियान का केस बनता ही नहीं है क्योंकि उसने सुसाइड किया है, और उसके हाथ और गले के निशान बताते हैं कि पहले भी उसने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ जगदीश के पिता प्रिंसिपल के पास जाते हैं और पैसे की पावर दिखाकर वो सुसाइड नोट को अपने पास रख लेते हैं। ऐसा होते ही एक सबूत हमेशा के लिए गायब हो जाता है कि आखिर जियान के साथ हुआ क्या था। पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी है और इनको लगता है कि इन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं सिवाय जियान की टीचर जिया के, क्योंकि जिया को अभी भी सच्चाई पता है कि कौन से 4 स्टूडेंट जियान को बुली करते थे।
वहीं स्कूल का प्रिंसिपल भी अब इस केस को रफा दफा करना चाहता है, तो वो जिया को फॉरेन की कंट्री में जॉब दिलवाने का लालच देता है। लेकिन जिया मैम उसके इस ऑफर को ठुकरा देती है और बदले में उससे जियान का सुसाइड नोट वापस मांगती है। वहीं इन चारों गिल्टी बच्चों के पिता फिर से मिलते हैं और बताते हैं कि अब वो सिर्फ एक ही कीमत से बच पाएंगे, जो कि है कि अब जियान का मरना जरूरी हो गया है। दरअसल यहाँ पे 4 में से 3 बच्चों के पेरेंट्स बिल्कुल हरामी होते हैं, लेकिन कुलदीप के पिता जो कि एक लॉयर होते हैं, वो सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। कुलदीप के पिता जब ऑफिस में होते हैं तो उनको जियान के फ़ोन पे जीहो नाम की एक लड़की का मैसेज आता है और मैसेज में जीहो ने लिखा होता है कि उसने देखा कि उसे एक दिन 3 लड़के मार रहे थे, तो वो जियान से उसका हाल पूछती है। वहीं जिया जब जियान से मिलने हॉस्पिटल में जाती है तो उसे पता लगता है कि जियान किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया है और ये काम युआन के पिता का होता है, जो कि जियान को मारने के लिए उसे अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देता है। जियान की माँ जब उससे मिलने के बाद बाहर जाती है तो युआन के पिता यहाँ पर आते हैं और जियान को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुलदीप के पिता और युआन के पिता जीहो को पकड़ लेते हैं। लॉयर का कार्ड देखकर जीहो उन्हें सब कुछ भरोसे से बता देती है कि कैसे जियान को उसके घर पर ही बुली किया जाता था। जब उसकी माँ जॉब पे होती थी तो वो उसके गले में पट्टा डालकर उसे जमीन पर पड़ा खाना खिलाते थे। वो उसके मरे हुए पिता के बारे में बोलकर उसे टॉर्चर करते थे, साथ ही वो उसे बुरी तरीके से मारा भी करते थे। उससे सारी सच्चाई जानने के बाद युआन के डैड उसे भी पैसे से खरीद लेते हैं, ये कह के कि अब वो जियान नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानती, और इस तरह युआन के पिता इस सबूत को भी मिटा देते हैं। वहीं जिया अब अकेले सारी चीजें टटोलने लगती है। उसे जब पता लगता है कि जियान और कुलदीप बेस्ट फ्रेंड थे तो वो कुलदीप के घर उससे पूछताछ करने के लिए आ जाती है, लेकिन कुलदीप के पिता उसे बड़ी बदतमीजी से वापस भेज देते हैं। उधर हॉस्पिटल में जियान की डेथ हो जाती है, जिसमें युआन के पिता का भी हाथ होता है, क्योंकि वो जानबूझकर उसे सही से ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था। जियान की माँ को जब अपने बेटे की मौत के बारे में पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। वहीं इधर ये चारों अब राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब जब जियान की माँ जियान के फ्यूनरल में होती है तो जिया भी वहाँ पे उनसे मिलने जाती है, जहाँ पर उन्हें वो सब सच बता देती है कि कैसे उनके बेटे जियान को बुली किया जाता था, और साथ ही साथ उन चारों बदमाशों के नाम भी बता देती है। दूसरे दिन जियान की माँ स्कूल आ जाती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके लिए गार्ड्स उसे जबरदस्ती बाहर फेंक देते हैं। यहाँ से अब जिया भी जियान के पक्ष में हो जाती है, लेकिन इस गेम में जो तुरुप का इक्का होता है वो होता है जीहो, जिसे ये अच्छी तरह पता है कि जियान को जब उसने टॉर्चर होते हुए देखा तो तब उसने वहाँ पर कुलदीप के अलावा उन तीनों को देखा था, क्योंकि कुलदीप साइड में खड़े होकर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है। वहीं कुलदीप के पिता कुलदीप को डांट लगाते हैं कि वो जियान के साथ ऐसा क्यों करता था, तो यहाँ पर कुलदीप सारा सच उगल देता है कि वो उनके डर से वीडियो रिकॉर्ड करता था, और अगर वो वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करता तो वो उसे भी मारा करते। ऐसा सुनते ही कुलदीप के पिता उसे गले से लगा लेते हैं। वहीं जियान की माँ भी अपने बेटे के इंसाफ के लिए यहाँ वहाँ भटकती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि सबको लगता है कि जियान ने सुसाइड किया है। अब अगले दिन स्कूल में बोटिंग का खेल आयोजित होता है, जहाँ पर ये चारों बदमाश स्टूडेंट इस खेल को जीत लेते हैं, लेकिन तभी इन सबके पेरेंट्स को एक कॉल आता है, जिसको उठाने के बाद ही इनकी सारी खुशी मातम में बदल जाती है। तो दरअसल यहाँ पे जिया ने एक वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया होता है, जिसमें उसने ये भी बता दिया होता है कि जियान की मौत का कारण युवान, पार्क, जगदीश और कुलदीप हैं। ये वीडियो पुलिस वालों के हाथ भी लग जाती है, और साथ ही जिया की मदद से जियान की माँ इस केस को फिर से रीओपन कर देती है, जिसके बाद अब इन चारों से पूछताछ की जाती है। और लास्ट में जब कुलदीप से पूछताछ की जाती है तो डिटेक्टिव उससे कई सवाल पूछता है, जिसके जवाब में कुलदीप कुछ भी नहीं बोल पाता, और ये प्रूव हो जाता है कि कुलदीप ही असल अपराधी है। दरअसल यहाँ पे कुलदीप के पिता को उन तीनों गिल्टी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के द्वारा धोखा दिया जाता है, जो कि पहले उसके साथ मिले हुए थे, और वो यहाँ पर पहले से ही अपनी कहानी और सबूत बनाकर इन्वेस्टिगेशन में आए थे। वहीं कुलदीप के पिता इसलिए तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि किसी भी टॉर्चरिंग वीडियो में कुलदीप नहीं था, तो वो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत थे। साथ ही उसके बेटे ने वो उसे सारी सच्चाई बताई थी कि किस तरह उसे भी डराकर जबरदस्ती वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा करते थे। लेकिन युवान के पिता एक मास्टरमाइंड होते हैं, जो कि सारे सबूतों को मिटाकर अपने बेटे और बाकी दोनों के बेटों का सारे इल्जाम कुलदीप के सर के ऊपर डाल देते हैं।
यहाँ पर कुलदीप के पिता उस डिटेक्टिव को जियान की बर्थडे पिक्स दिखाता है और कहता है कि हर पिक्चर में कुलदीप और जियान काफी खुश लग रहे हैं। तो भला कैसे कुलदीप जियान को मार सकता है, बल्कि वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे। कोर्ट में जब आगे केस जाता है तो जिहो भी कुलदीप के खिलाफ गवाही देती है और झूठ बोल देती है कि उसने सिर्फ कुलदीप को जियान को टॉर्चर करते हुए देखा था। और जिहो ये झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि बाकी तीनों अपराधियों के पेरेंट्स ने उसे काफी मोटा पैसा दिया था। कुलदीप के पिता अपने इनोसेंट बेटे को बचाने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता क्योंकि सारे के सारे सबूत बाकी तीनों को अपने साथ मानकर उसने उन्हें हैंड ओवर कर दिया था। और वो सारे सबूत युवान के पिता ने कब के खत्म भी कर दिए हैं। अदालत जब खत्म होती है तो कुलदीप के डैड उसी लेक के पास सबूत ढूंढने जाते हैं जहां पर जियान की बॉडी को एक मछुआरे ने रिट्रीव किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे वहां पर कुछ भी सबूत नहीं मिलता और आते वक्त वो एक दुकान पर रुक जाता है। तो वो उस दुकानदार को कुलदीप और जियान की फोटो दिखाता है जिसपे वो शॉपकीपर बताती है कि कुलदीप अक्सर यहाँ पे सामान लेने आया करता था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी की मार खा के आ रहा हो। उसके फेस, हाथ और पैरों पे हमेशा चोट के निशान हुआ करते थे। कुलदीप के डैड अपने बेटे के बारे में ऐसा सुन रोने लगते हैं कि किस तरह बाकी स्टूडेंट उसके बेटे को टॉर्चर किया करते थे। लेकिन यहाँ पर हम व्यूवर्स उलझ जाते हैं क्योंकि हमने मूवी के शुरुआत में जियान को टॉर्चर होते हुए देखा है, लेकिन अब हमें पता लग रहा है कि टॉर्चर तो कुलदीप को किया जाता था। तो आखिर यहाँ पे मसला क्या है? तो दरअसल यहाँ पे बात यह है कि युवान, जगदीश और पार्क पहले कुलदीप को ही टॉर्चर किया करते थे, लेकिन जब जियान ने उन्हें एक बार ऐसा करते हुए देखा तो उसने सीधे जाकर मैडम को शिकायत कर दी थी, जिसके बाद ये तीनों जियान के ऊपर भड़क जाते हैं और कुलदीप को कहते हैं कि अगर वो जियान को मारे तो वो सब उसे टॉर्चर करना छोड़ देंगे। तो अपना बेस्ट फ्रेंड होने के बाद भी कुलदीप जियान को ना चाहकर भी मारना शुरू कर देता है और फिर इसी के बाद इन दोनों की दोस्ती में दरार आई थी। कुलदीप के डैड को भी अब कुलदीप के ऊपर दया आ जाती है और वो कल के लिए अदालत में हर हाल में सबूत चाहते हैं। तो वो रात को जिहो को जबरदस्ती अपनी कार में बिठाता है और उससे कहता है कि वो भी जानती है कि उसका बेटा गिल्टी नहीं है, तो कल कोर्ट में वो उसके बेटे का पक्ष ले और बदले में वो जो चाहे उसे दे सकता है। लेकिन जिहो बताती है कि बाकी तीनों ने भी इसके लिए उससे 3 गुना ज्यादा पैसा उसे दिया है, तो वो उसकी तरफ से कोई भी बयान नहीं दे सकती। अगले दिन अदालत में जिहो सारा बयान कुलदीप के खिलाफ देती है और देखते ही देखते कुलदीप के पिता केस हारने लगते हैं। लेकिन आखिर में कुलदीप के डैड एक रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं जिससे सारा का सारा खेल एकदम से पलट जाता है। और ये रिकॉर्डिंग तब की होती है जब कुलदीप के फादर ने जबरदस्ती जिहो को अपनी कार में बिठाया था, जिसमें जिहो ने बताया होता है कि बाकी तीनों के पेरेंट्स ने उससे 3 गुना ज्यादा पैसा उसे इस काम के लिए दिया है। और ये सुनते ही युवान के फादर का रचाया सारा खेल खत्म हो जाता है और इसके बाद कोर्ट बाकी तीनों स्टूडेंट्स को सजा सुनाता है, जिससे ये तीनों अब जेल में जाएंगे। कुलदीप के पिता कुलदीप के लिए ये केस जीत जाते हैं और इस तरह कोर्ट में सच्चाई बुराई पर भारी पड़ जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का अंत हो जाएगा, ऐसा मुझे भी लगा था, लेकिन हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। तो दरअसल कुछ दिन बाद कुलदीप का ड्रोन जब उसके पिता के हाथ लगता है तो वो उस मछुआरे के घर उनको रिवॉर्ड देने जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि चारों में से सिर्फ कुलदीप के पिता ही एक अच्छे इंसान थे। तो जियान को नदी से बाहर निकालने के बदले वो उन्हें रिवॉर्ड देता है, लेकिन वो मछुआरा उसको बताता है कि वो लड़का सिर्फ अकेला नहीं था, बल्कि उसने एक दूसरे लड़के को भी कुछ दूरी पर देखा। साथ ही वहाँ पर एक ड्रोन भी था जो कि वहाँ उनके ऊपर घूम रहा था। ऐसा सुनते ही कुलदीप के पिता के होश उड़ जाते हैं और वो कार में वापस आते हैं और ड्रोन्स की गई रिकॉर्डिंग्स को देखने लगते हैं और अब जाके हमें सारा सच रिवील होता है। तो दरअसल जियान को उन तीनों ने नहीं बल्कि कुलदीप ने ही मारा था, क्योंकि जियान ने अपनी तरफ से दोस्ती पूरी निभाई और जब उसने कुलदीप को टॉर्चर होते हुए देखा तो उसने सीधे मैडम के पास जाकर शिकायत भी कर दी। लेकिन जब जियान को टॉर्चर किया गया तो वो चुपचाप वीडियो बनाते रहा और टॉर्चर से परेशान होकर जियान ने सुसाइड करने की कई बार सोची और टॉर्चर से बचने के लिए सुसाइड करने के लिए वो नदी के किनारे आया था। लेकिन इन दोनों में कहासुनी हो जाती है और गुस्से में कुलदीप जियान का गला दबाकर उसे बेहोश करके नदी में फेंक देता है। और ये सब जानने के बाद कुलदीप के पिता को बहुत बड़ा धक्का लगता है कि किस तरह रैगिंग्स किसी की जान भी ले सकती है। और अब इसके बाद वो उस ड्रोन को भी नदी में फेंक देते हैं और अब ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।